हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञानोदय पर। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में लिए जाने वाले प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के ऊपर में। और हम देखेंगे इसके पैटर्न्स, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में और उसका पैटर्न्स क्या है। सामान्य हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में लिया जाने वाला एक प्रश्न पत्र है और इसमें अगर हम देखें तो इसके विज्ञापन में या इसके सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक या सेकेंडरी स्तर, यानी इस स्तर पे जो भी हिंदी से संबंधित प्रश्न व्याकरण संबंधी हो या फिर सामान्य हिंदी हो उनसे जो बन सकते हैं उसके ऊपर आधारित ही प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच समझी जाएगी इसके माध्यम से। तो ये इसमें कुछ इंडिकेशन भी दिया गया है। लेकिन अगर हम आगे देखें कि इसका पैटर्न्स कैसे हैं, अंकों को किस हिसाब से बांटा गया है, तो एक निबंध आपसे पूछा जाएगा जो कि 30 अंकों के लिए होगा। व्याकरण के ऊपर में आधारित 30 अंकों के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें अलग अलग सेगमेंट से प्रश्न तैयार किए जाते हैं। वाक्य विन्यास से 25 अंक के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा संक्षेपण एक होगा जो कि 15 अंकों के लिए आपको दिया जाएगा। और इन चारों सेक्टर से कुल मिलाकर के 100 नंबर के आपके लिए प्रश्न तैयार किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके मेन पेपर के साथ में इसका नंबर नहीं जुटता। इसमें आपको सिर्फ पास हो जाना है और क्वालिफाइंग मार्क्स आपको उठाना है। तो उसके अलावा आप जो है आगे के लिए आपकी राह आसान हो जाएगी। आगे हम इसमें देखेंगे कि किस तरह हम इसकी तैयारी करें ताकि हम बहुत ही आसान तरीके से इसमें पास हो जाएं और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय व्यय करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं इसके पैटर्न्स को विस्तार पूर्वक। तो हिंदी से एक निबंध आपको पूछा जाएगा। ये निबंध 30 अंकों के लिए पूछा जाता है आपसे, जिसमें आपको विकल्प भी दिए जाते हैं। तो 6 विकल्प होंगे अलग अलग सेक्टर वाइज। जो हमने अध्ययन किया उसमें पाया कि सामाजिक विषय, समसामयिक विषय, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ विषय होते हैं जो सभी देशों के लिए आवश्यक है। ऐसे कुछ विषयों के ऊपर 6 टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। उनमें से किसी एक विषय पे आपको 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। तो उसके लिए बेहतर क्या होगा कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको संतुलित और ठोस भाषा का प्रयोग करते हुए अपना निबंध तैयार करना होगा। तो हिंदी व्याकरण से जब हम देखते हैं तो सबसे विस्तृत क्षेत्र यही है जिसमें कि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब हमने देखा तो पाया कि पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, क्रिया विशेषण या अन्य समानार्थी शब्द और उनमें अंतर वाक्य के द्वारा बताना या अन्य जो है, इन पे आधारित क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। लेकिन जो विगत कुछ वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पर्यायवाची शब्द से जो है लगभग हर बार कुछ ना कुछ हर बार 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। 10 दिए जाते हैं प्रश्न, विकल्प 10 होंगे जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। पर्यायवाची शब्द में हम ध्यान देंगे कि प्रत्येक शब्द के लिए, यानी कि आपको 5 विकल्प को तो करना ही है, 10 में से 5 का आपको जवाब देना है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न का 2 विकल्प यानी कि 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा। ये आधे नंबर करके अंक ये बटे होते हैं क्योंकि प्रत्येक के लिए जो है वो 1 नंबर करके ही आपको दिया जाता है। अब जैसे उदाहरण में अगर हम देखेंगे किस तरह से हम लिखेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए सूर्य दे दिया गया कि सूर्य के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, भास्कर और रवि। ये 2 पर्यायवाची देने ही पड़ेंगे। या भानु दिनकर लिखिए या भास्कर दिवाकर लिखिए, मतलब 2 पर्यायवाची आपको वहाँ से पूछे जाएंगे, वो 2 आपको लिखने पड़ेंगे। आगे अगर हम देखें वाक्यांशों के लिए कुछ शब्द, तो 10 विकल्प होंगे जिनमें से 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और वाक्यांशों के लिए शब्द एक साथ लिखने के साथ ही उनको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो उदाहरण अगर हम देखें कि किस तरह से, तो जैसे अगर कोई दे दिया गया कि जिसका उदर लंबा हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, लंबोदर। और इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, तो भगवान गणेश को लंबोदर भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको जैसे एक तो उसका एक वर्ड में, एक शब्द में क्या कहना है और उसका वाक्य में प्रयोग करके दिखाना भी पड़ेगा आपको। तो इस तरह से इसको करना है। समास विग्रह पर आधारित भी जो है एक अंक के लिए आपको प्रश्न दिए जाते हैं।
10 विकल्प होंगे जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। दिए गए शब्द का समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी आपको बताना होगा। तो ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके लिए 5 अंक जो है कि एकदम श्योर हो सकते हैं अगर आप सही से करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण देखें कि किस तरह से हमें इसको करना होगा, तो आपको एक शब्द दे दिया गया देवालय। तो देवालय का पहले आपको देखना होगा कि इसका विग्रह करके कि किस प्रकार से ये क्या है। तो देव के लिए आलय, यानी कि ये तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, प्रत्यय पे आधारित जो क्वेश्चन है उनमें भी एक एक अंक के लिए पूछे जाते हैं। 10 विकल्प होंगे, 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा और दिए गए प्रत्येक प्रत्यय को 2 शब्द बनाना होगा। जैसे 2 शब्द यानी एक प्रत्यय से 2। उदाहरण में अगर हम देखें किस तरह से इसको समझे, तो जैसे आपको देख लीजिए कि आलू दे दिया गया, एक प्रत्यय है आलू और आलू से आपको 2 शब्द बनाने हैं। तो हमने यहाँ बनाया है दयालु और श्रद्धालु। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको कुछ और भी ऑप्शन दे दिए गए, तो 10 विकल्प होंगे, आलू, औ, आहट, वाहट, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आपको जो भी 5 विकल्प चयन करेंगे उनसे आपको 2-2 करके प्रत्यय तैयार करने होंगे। जैसे यहाँ हमने इसको ये करके देखा कि दया धन आलू, यानी कि दयालु। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पे जब हमने अपना अध्ययन किया तो वहाँ पाया कि बहुत सारे ईयर में क्या हुआ है कि किसी वर्ष आपको उपसर्ग पूछा गया है, तो उसके नेक्स्ट वर्ष में जो है कि आपसे प्रत्यय पूछ दिया गया है। तो उपसर्ग या प्रत्यय में से कोई एक फिक्स है कि आपको 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो जिस तरह से उपसर्ग में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न्स पे प्रत्यय में भी पूछे गए थे। यानी कि अगर उपसर्ग को हम देखें तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपको यहाँ भी दिए जाएंगे। 10 विकल्प होंगे जिनमें 5 का आपको उत्तर देना है। दिए गए प्रत्येक उपसर्ग के से 2 शब्द आपको बनाना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो औ आपको दे दिया गया, तो औ कृपा या अवगुण, ये 2 हमने यहाँ पे शब्द बनाए। इसी प्रकार से अगर देखें औ प्लस कृपा यानी कि अकृपा और औ प्लस गुण यानी कि अवगुण, अनार्थी शब्द और उनमें अंतर वाक्य के द्वारा आपको इसको स्पष्ट करना है। ये सिर्फ एक वर्ष इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी पैटर्न्स को पूछा गया है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, हमें एक बार देखना होगा उसे भी। इसमें भी आपको 10 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें 5 प्रश्नों का उत्तर आपको करना होगा। दिए गए शब्दों का अंतर वाक्य बना करके दिखाना होगा कि कैसे इनमें अंतर क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि स्वीकृति शब्द और संस्तुति शब्द आपको दे दिया गया है, तो दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है और इसे हम वाक्य के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो हम देख पाएंगे। जैसे देखिए स्वीकृति से हमने सब जब वाक्य बनाया तो इस कार्य को करने की स्वीकृति दी जाती है, यानी कि ये फाइनल स्टेज है, अब उसके बाद वो कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन संस्तुति में वो चीज़ नहीं होता। आप संस्तुति में देखिए कि इस कार्य को करने की संस्तुति की जाती है और स्वीकृति दी जाती है। जैसे मे बी का प्रयोग होता है और कैन का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ संस्तुति और स्वीकृति में भी अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं। आगे देखें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के ऊपर भी कुछ प्रश्न आते हैं। इनमें प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, जैसे संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का साधारण प्रकाश डालिए, भेदों पर साधारण प्रकाश डालिए, या सर्वनाम की परिभाषा देते हुए, या क्रिया की परिभाषा देते हुए, या विशेषण की परिभाषा देते हुए। ये चारों विगत 4 वर्षों में अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो व्याकरण के किसी एक पर्टिकुलर विषय को उठा करके आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप बेसिकली जो है कि जो शुरू के 4-5 हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण, या फिर जो है कि आपको उपसर्ग प्रत्यय के ऊपर भी पूछा जा सकता है। तो इसके कुछ जैसे वाच्य पूछा जा सकता है, कर्म वाच्य हो गया, या फिर जो है कि काल हो गए। तो काल, इनको जो है कि आपको याद रखना है, एटलीस्ट उनकी परिभाषा और उनका जो उदाहरण है उसको जो है याद करके रखें, ताकि अगर कभी पूछा जाता तो यहाँ से 10 नंबर का आपका सॉलिड अंक जो है कि आप यहाँ से ला सकते हैं। तो अगर ये आपका लड़ जाता है तो 10 नंबर आपके पॉकेट में है और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे देखें वाक्य विन्यास। तो अब तक हमने देखा निबंध एक फर्स्ट सेक्टर में, दूसरे में देखा व्याकरण, तीसरे में हम वाक्य विन्यास देखें। तो इसके अंतर्गत 2 भाग हैं। पहले में जो है वाक्य शुद्धिकरण तथा दूसरे में है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत आपको कुछ गलत प्रश्न दिए जाएंगे, उनको आपको सही करके लिखना होता है। उसके लिए आपको एक
प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको विकल्प कोई नहीं होता, 10 प्रश्न दिए जाएंगे और वो सभी अनिवार्य होंगे, 10 के 10 आपको करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर कैसे आप करेंगे उसको हम देखते हैं। तो जैसे माता आ रहे हैं, तो यहाँ ये गलत वाक्य है, इसका सही वाक्य होगा माता आ रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये वाक्य विन्यास के अंतर्गत जो है आपको आएगा। अगर मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे हम अगर बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि ये एक मुहावरा या लोकोक्तियों से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 3 अंकों के लिए पूछे जाएंगे और 10 विकल्प होंगे जिनमें 5 को आपको करना है। लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा, तो आपको अर्थ लिखने के साथ उसका वाक्य में भी प्रयोग करना होगा। अगर आप केवल अर्थ लिखते हैं या केवल वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसमें आपको पूरे अंक नहीं दिए जाएंगे, उसके रेशियो में जो भी एग्जामिनर होंगे वो उसके हिसाब से उसके अंक को घटा सकते हैं। अब हम कैसे इसको करेंगे, तो जैसे देखिए एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही क्या होगा, दिखावा ज़्यादा लेकिन गुण कम होना, नाम के अनुसार वस्तु का न होना, ये इसका सही एक संदर्भ है और इसका अर्थ है। अब इसको हमको वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो अगर हम देखें वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मॉल से खरीदारी करने पर गुणवत्ता वाले सामान ही मिलेंगे यह जरूरी नहीं है, कई बार ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बातें ही देखने को मिलती हैं। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग। जब हम इसके अर्थ को लिखेंगे तो यहाँ से हमें कुछ अंक प्राप्त होंगे और जब हम इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे तब हमें 3 के 3 अंक जो है अगर सही होते हैं, ये पूरे सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर ये सही हैं तो 3 के 3 अंक मिलेंगे और ये हमें 10 विकल्प होंगे, 5 करने हैं। तो यानी यहाँ से हमें 30 नंबर मिल जाएंगे, 15 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर करके 5 ही करने हैं तो हमें 15 नंबर यहाँ से मिलेंगे, 10 नंबर हमें वाक्य शुद्धिकरण से मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा फ्रेंड्स कि 3 अलग अलग सेक्टर से। अब आते हैं संक्षेपण पे, जो अंतिम पड़ाव है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो एक गद्यांश आपको दिया जाएगा जिसका सार आपको 1/3 शब्द में लिखना है। साथ ही उक्त सार का एक सार्थक शीर्षक भी आपको देना है जो कि पूछा जाता है आपसे 15 अंकों के लिए। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो शीर्षक के ऊपर कुछ अंक जो है रखे गए होंगे, यहाँ बाइफरकेशन करके नहीं दिया गया, या आपको उसी में संलग्न है 15 नंबर में। तो आपको एक सार्थक शीर्षक दिया जाएगा। अब इसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या चाहिए, वही संतुलित और ठोस भाषा का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो अपने आप में बहुत अर्थ है। जैसे अगर कहते हैं ना कि यह कार्य किया जाएगा, तो कार्यान्वयन शब्द एक ऐसा आता है कि मतलब किसी कार्य को करने के लिए किया जाए। तो इस तरह से कुछ शब्दों का चयन आप करें, अच्छे शब्दों का, और बहुत सारी चीज़ों को समझकर और आप अपने लहजे में, अपने जो है कि ज़ुबान में, और बेहतर तरीके से उसको कम से कम शब्दों में लिखेंगे तो इसमें भी आप अच्छा अंक उठा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय के रूप में सामान्य हिंदी पर चर्चा की और देखा कि हम कम समय में परीक्षा के नज़रिए से बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर के आ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।